जी स्टूडेंट्स, तो हम अगला किस्म देखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपिक्स बाय द परमानेंट टिश्यू। दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स इन मैनी प्लांट्स। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड लीफ फॉर्मेशन। तो ये एपिकल मेरिस्टेम का हिस्सा ही होते हैं, लेकिन दरम्यान में जब बाकी का परमानेंट टिश्यू बन जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता एपिक से जुदा होते चले जाते हैं और ये नोड्स पर, इंटरनोड्स के दरम्यान में बेसिस पर रह जाते हैं। इनकी वजह से फिर लीफ फॉर्मेशन का फिनोमिनन और फ्लावर फॉर्मेशन का फिनोमिनन जो होता है वो हो जाते हैं। और दीज आर ऑफ टेम्परी नेचर। ये आर्जी तौर पर किसी हिस्से में ज़्यादा पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये डायग्राम बड़ी करके दिखाऊं तो ये आपको टिप जो है वो कट करके दिखाकर इमदाज की गई है माइक्रोस्कोपिक व्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का एक पूरा ग्रुप है जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम कह रहे हैं। और लीफ प्राइमोडियम में मौजूद एक छोटी सी आपको नशोनुमा करती हुई हिस्सा नज़र आ रहा है पौधे का, जिससे कि फ्यूचर में लीफ बनेगा। तो प्राइमोडियम का मतलब होता है कि ये वो हिस्सा जिसने फ्यूचर में जाके लीफ फॉर्मेशन करनी है। उसके नीचे जहाँ पर एरो लगा हुआ है तो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर वास्कुलर टिश्यू बनेगा लीफ की बेस पर। ज़ाहिरी बात है क्योंकि वास्कुलर बंडल्स बनेंगे तो जो जाइलम और उसमें फ्लोएम है वो स्टेम के साथ कनेक्ट करेंगी, रूट के साथ कनेक्ट करेंगी और पूरा एक जाल बिछाएंगी जाइलम और फ्लोएम, ताकि हर जगह जो है वो पानी की तरसील और खुराक की तरसील का काम फिर पत्तों से फ्यूचर में हो सके। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉर्टेक्स है। आपको पता है कि ये पौधे में बड़े बड़े सेल्स पर मुश्तमिल एक पूरा पार्ट है। उसके बाद नीचे वास्कुलर टिश्यू को शो किया गया, एपिकल मेरिस्टेम को शो किया गया और रूट कैप है। आपको पता है कि रूट की टिप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसकी टिप को प्रोटेक्शन देता है। तो ठीक उससे ऊपर की तरफ एपिकल मेरिस्टेम है जो रूट में पाया जाता है। लैटरल मेरिस्टेम ये अतराफ़ में पाए जाने वाले सेल्स हैं, सिलेंडर के जैसे होते हैं। ये डाइकोटिलीडन्स में देखे गए हैं और जेमोस्पर्म में देखे गए हैं। वास्कुलर और कॉर्क कैम्बियम जो हैं वो इनकी मिसालें हैं। तो वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का आपको पता है कि यही तो वो दो टिश्यू थे जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते थे और पौधे की गर्थ में इजाफा करते हैं। पौधे के स्टेम और रूट में सेकेंडरी ग्रोथ करके उसकी मोटाई में इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से पौधा ना सिर्फ लंबा होता है बल्कि मोटाई में भी मोटा होता चला जाता है। और फिर फर्दर आगे हम देखते हैं कि उसमें ग्रोथ पैटर्न में जो है कॉर्क फॉर्मेशन है, बार्क फॉर्मेशन है और वुड प्रोडक्शन है, और वो हमने सारा जो था पिछले चैप्टर्स में देखा था। अब हम देखते हैं पौधे में टाइप्स ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो कि एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होगी जिसमें लंबाई में इजाफा होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ जो इंटरकैलरी और वास्कुलर कैम्बियम की वजह से होगी, ये थिकनेस में इजाफा करेगी, मोटाई में इजाफा करेगी। फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या हैं? ये 4 फेजेस हैं। सेल डिवीजन जिसमें सेल जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें रिप्रोड्यूस नहीं करना होता है, सेल्स की लंबाई और चौड़ाई में इजाफा करना होता है, इसलिए माइटोटिक डिवीजन होती है ताकि तमाम सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन रहे। फिर उसके बाद सेफेरिकल न्यूक्लियाई वाले ये सारे सेल्स होते हैं जिनमें आम साइटोप्लाज्म होगा, नॉन वैक्यूलेटेड होंगे, और सेल डिवीजन के बाद जो है फिर ये जिस भी हिस्से में होंगे उसमें एक्सपेंडेड और एलोंगेटेड फॉर्म में होंगे। अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम एपिक्स ऑफ रूट एंड शूट लाइज द जोन ऑफ एलोंगेशन एंड इज ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स इन लेंथ। ड्यूरिंग एलोंगेशन द सेल वॉल्यूम इंक्रीजेज अप टू 150 फोल्ड ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर। जब पौधे डिवाइड करके एक पूरी जगह में डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद उस हिस्से में जोन ऑफ एलोंगेशन बनता है जिसमें सेल जो है वो फुली एक्सपेंडेड हो जाते हैं, पानी एक्वायर करते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वो हिस्सा भी प्रॉपर रिजिड इरेक्ट हो जाता है। और जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि उसका जो वॉल्यूम है हुजम जो है वो 150 गुना ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। सो प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल इंक्रीजेज एंड वॉल प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड। तो जो सेल वॉल है वो प्रेशर की टॉलरेट करने की जो सलाहियत है उसकी बढ़ जाती है, और इसके नतीजे में जो वॉल पर प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जितना प्रेशर टॉलरेट करेगी उतना वो दबाव कम महसूस करेगी। फिर उसके नतीजे में वॉल मटेरियल, साइटोप्लाज्म जो है और सेल्स के बाकी के हिस्से भी बनते हैं, मैच्योर हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता सेल जो है वो फुल ग्रोन हो जाते हैं। जितना साइज़ उनका नेचुरली होता है जिस हिस्से में भी वो पाए जाते हैं वो एक्वायर होने के बाद, मिसाल के तौर पर जैसे सेल्स पिथ में पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, फिर ये फर्दर एलोंगेट नहीं होते और ये उस मखसूस पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं। अब इस तरह आप देखते हैं कि सेल्स में फाइबर्स और ट्रैकेट्स वगैरह भी हैं जो लेंथ वाइज जो है वो एलोंगेट होती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जाइलम और फ्लोएम मिलकर कंडक्शन करती हैं पौधे में।
तो ये जो पार्ट्स हैं ये पौधे के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आप देख रहे हैं कि पौधे की ये इस डायग्राम में एक रूट को दिखाया गया। ये बाह्य प्रोटेक्शन के लिए एक रूट कैप का हिस्सा है जो कि रूट की टिप को महफूज रखता है। यहाँ टिप पर मौजूद है एपिकल मेरिस्टेम जो कि जोन ऑफ सेल डिवीजन है, जहाँ पर सेल्स तेज़ी से डिवाइड एंड रीडिवाइड करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे सेल्स जो है वो आगे की तरफ एड अप होते चले जाएंगे, जोन ऑफ एलोंगेशन बन जाएगा जहाँ पर सेल्स फुली एक्सपेंडेड हो रहे हैं और इस सेल्स को लंबाई में इजाफा भी दे रहे हैं। उसके बाद सेल्स मैच्योर होते चले जाएंगे जिनमें सारी इंटरनल मशीनरी जो है वो डेवलप होती जाएगी और ये फिर काम करना शुरू कर देंगे। जो इनका जिस भी हिस्से का इन्होंने बनना, जिस भी पार्ट का ये हिस्सा है और जो भी इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है। डिफरेंटिएशन सेल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी सेल ने काम सर अंजाम देने होते हैं उसके मुताबिक उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पौधों की बात करें तो ग्रोथ फेज़ के बाद सेल्स की जो वॉल है वो थिक होती चली जाती हैं। फिर उनकी सेल्स में उनकी जो सेल वॉल है उनमें पिटल्ड यानी कि कुछ मखसूस डेपोजिशंस भी हो जाती है। कहीं कहीं वो एक मखसूस पैटर्न्स होती है जिन्हें पिट्स कहते हैं और पिट फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह जाइलम की जो वॉल है और दूसरे जो टिश्यूज़ की वॉल है स्पेशल डायमेंशंस मखसूस तरीके से वो पौधे की जो बॉडी है उसके अंदर जो है वो मखसूस स्ट्रक्चर भी एक्वायर कर लेते हैं, फंक्शन भी एक्वायर कर लेते हैं और किसी मखसूस टिश्यू का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर वो किसी मखसूस ऑर्गन का फिर आगे से हिस्सा है तो फिर वो उस ऑर्गन के साथ मखसूस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ करने के लिए जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वही हैं जो कि ज़रूरी हैं और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि जिनका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन उनका सही रहना ज़िंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं क्योंकि ये खुद नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर है, लाइट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, न्यूट्रिशन है। और इंटरनल फैक्टर्स हैं जैसे कि हार्मोन एंड विटामिन। ज़ाहिरी बात है कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो नॉर्मल वे में मिलते रहेंगे तो पौधे के इंटरनल जो फैक्टर्स हैं अगर कोई बीमारी नहीं है पौधे को तो वो खुद ही नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल डेवलप करेंगे और पौधे के अंदर की जो सारा निज़ाम है उसको रब्त को कायम रखेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स टेम्परेचर, आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो ग्रोथ को बहुत एनहेंस करता है। 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत जो है वो माना जाता है कि सही है। नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज़ करती है जब टेम्परेचर बढ़ता है और जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा गिर जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है ग्रोथ भी आहिस्ता हो जाती है क्योंकि ग्रोथ के फैक्टर के लिए जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सेल के अंदर होते हैं उसमें मेनली एंजाइम्स जो हैं वो कैटलाइज कर रहे होते हैं रिएक्शंस को। तो एंजाइम्स को काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर्स ही चाहिए होते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे कि यहाँ पर बात आ गई 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी किसी हद तक जो है वो मुनासिब कंसीडर होता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए। जब दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए और पानी भी ना मिले तो पानी खुश्क होता चला जाता है, प्लांट बॉडी डिहाइड्रेशन उसमें हो जाती है और पौधा जो है वो विल्टिंग का शिकार हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अगर नीचे दर्जा हरारत चला जाए तो भी पौधों के लिए मुश्किल है क्योंकि जब इतना ज़्यादा कम दर्जा हरारत होगा तो प्लांट के जो सेल्स हैं उनमें क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है, जो सेल्स जमना शुरू हो सकते हैं और फिर इसके अलावा जो उसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें एंजाइम्स वगैरह काम करते हैं, चीज़ें वगैरह प्रोसेसेस जो बनते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइट ऑफ कोर्स पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लाइट की वजह से ही तो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो अपना फूड नहीं बना पाएगा जो कि ग्लूकोज़ है और ग्लूकोज़ आपको पता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में फिर प्लांट की बॉडी में जो है वो डिपॉजिट भी होती रहती है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो सेल्स को खुराक नहीं मिलेगी काम करने के लिए, बिल्डिंग मटीरियल नहीं बन सकेगा काम करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ पैटर्न के लिए। ज़ाहिर बात है और लाइट की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत, क्वालिटी, कितनी लाइट जो है वो आ रही है और ड्यूरेशन कितने दौरानिए से आ रही है, जैसे हमने पीछे देखा था लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, ये सब फैक्टर लाइट के जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं पौधे के लिए क्योंकि पौधे ने लाइट एनर्जी को कैप्चर करना है तो अपनी खुराक तैयार करनी है। तो इसी वजह से पौधे के अंदर जो फूलों का खिलने का अमल था वो भी फोटो पीरियोडिज्म के साथ लिंक करता था और उस पर हमने पूरा पढ़ा और देखा भी कि पौधे पे जो वेवलेंथ है लाइट की मुख्तलिफ वो कैसे एक्ट ऑन करती हैं और उसके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है। उसके बाद ऑक्सीजन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन के बगैर तो कोई भी ज़िंदा जानदार जो है वो नहीं रह सकता ज़िंदा क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलता है, एनर्जी बनाता है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस नहीं ले सकेगा, रेस्पायर नहीं कर सकेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं चल सकेंगी। तो बहुत ज़्यादा हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है अगर किसी जगह एक्सीडेंटली हो रही है तो वो फिर प्लांट की बॉडी को इनहिबिट करती है ग्रोथ और नॉर्मल वे में ज़ाहिर बात है एनहेंस करती है उसकी ग्रोथ को।
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो गैस है जिसको पौधे हवा से एक्वायर करते हैं, हमारी फ़िज़ा को साफ़ करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हद से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी तो भी रिटार्ड होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक एतदाल के साथ पैदा किया है। तो वो जो एतदाल है वो लिमिट्स के अंदर है, ना ही हद से कम होनी चाहिए कोई भी चीज़ और ना ही हद से ज़्यादा होनी चाहिए कोई भी चीज़। इसी तरह पानी इंपॉर्टेंट है, पानी को पौधे रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और पानी की प्रेजेंस में सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो होते हैं। पानी की मदद से खुराक तैयार होती है, फोटोसिंथेसिस के अमल में भी वाटर फॉर्मेशन होती है, तो पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अमल के नॉर्मल वे में होने के लिए। न्यूट्रिशन, ज़ाहिर बात है जैसे जैसे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो वो मखसूस जो एलिमेंट्स हैं उनको मट्टी से अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स हैं। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है पौधे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। जिस जगह ज़मीन में ज़रखेज़ी कम हो जाएगी फिर वहाँ पर इन एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी, सॉल्ट्स की कमी हो जाएगी और पौधे को ये सॉल्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, पौधे को ये मिनरल्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो जाएगी, रुकावट का शिकार हो जाएगी। इंटरनल अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हार्मोन और विटामिन है ये तब ही पैदा हो सकते हैं जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स नॉर्मल वे में मिलें और पौधे के अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो खुराक बनाने के बाद अपने जिस्म में पैदा होने वाले हार्मोन्स को भी नॉर्मल वे में उसकी सिंथेसिस स्टार्ट कर सकें। इंडोल एसिटिक एसिड है, IAA, ये लॉन्गेशन सेल्स की कॉज करता है। वैसे तो आपने बहुत सारे हार्मोन्स पढ़े हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन्स, मुख्तलिफ तरह के हैं जो कि मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ मिकदारों में पैदा होते हैं और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह वाइटामिन है, ये भी पौधे में पैदा होते हैं। वाइटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये उनकी प्लांट बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द प्लांट्स आर ग्रोन इन डार्क द वाइटामिन डेफिशिएंसीज आर इंड्यूस्ड एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी सीजेस। बिल्कुल सही बात है कि अगर वाइटामिन भी नहीं बनेंगे, पौधा अंधेरे में डेवलप हो रहा है तो उसमें मखसूस मिकदार में वाइटामिन नहीं बनेंगे, ये भी बायोसिंथेटिक प्रोसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी।